विंटर 1812। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है विच स्टेटमेंट बाय ए कंपनी इज जी ठीक है, गुड। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट बाय ए कंपनी इज नॉर्मेटिव? इन द पास्ट 3 years वी हैव कैरिड आउट बिगेस्ट मर्जर एक्विजिशन इन द ग्रुप्स हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स है, तो ये आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं है। The business has fallen behind competitors need to improve its ethical standards. ठीक है। The growth of business has been in retail and financial services. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस ने किन सेक्टर्स में ग्रो की है। रिटेल सेक्टर में किया, कोई नंबर्स का क्राइटेरिया होगा जिससे आप चेक करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। इसका क्या मतलब है कि बिज़नेस का स्ट्रक्चर जो है उसको सिंप्लीफाई किया है हमने। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगेन कोई आपके पास क्राइटेरिया है कि जिससे आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने हायरार्कीज़ अपनी कम की है। जी, इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने स्ट्रक्चर बिज़नेस का अगर सिंप्लीफाई किया, हायरार्कीज़ आपने रिमूव की हैं, डिपार्टमेंट्स के आपने मर्जर्स किए हैं, तो कोई आपके पास क्राइटेरिया है कि जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बिज़नेस का स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाई हुआ है या नहीं? अच्छा, बिज़नेस नीड्स टू इम्प्रूव इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये जो नीड्स टू इम्प्रूव है, दिस इज़ शुड। डज़ इट नीड टू, डज़ इट नॉट नीड टू? हाउ डू यू दिस इज़ अ सब्जेक्टिव कॉल। इस वजह से इसका आंसर जो है वो बी होगा। अच्छा, डायग्राम शोज इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, गुड। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टर्निंग फ्रॉम पॉइंट आर टू एस? पहले पॉइंट आर पे आप क्या बना रहे थे? जब आप पॉइंट आर पे एग्जिस्ट करते थे, आप y1 और x1 बना रहे थे। जब आप आर से एस पे आए हैं तो जनाबे वाला x1 से x2 ये आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, और y1 से y2 ये आपकी प्रोडक्शन में कमी आई है। ठीक है, तो y1 y2 क्वांटिटी जो है ये आपने गिव अप की है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आर से एस पे जाने की। ऑल राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। 1995 to 2000 each of the countries listed below moved towards a market economy through privatization. Slowest rate of transition. रेट ऑफ ट्रांजिशन के आपके प्राइवेट सेक्टर में जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी उतना ज़्यादा आप प्राइवेटाइज हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि ट्रांजिशन होने का मतलब ये है कि आपकी कितने परसेंट ऑफ ओरिजिनल जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं प्राइवेट सेक्टर में। मिसाल के तौर पे ओरिजिनली यहाँ पे 70 थी, 80 हो गई हैं, तो इनका 10 आउट ऑफ 70 जो है वो प्राइवेटाइज हुई हैं। रेशो ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज अर्निंग्स हैं, ये कंपनीज नहीं है, प्राइवेट अर्निंग्स हैं। तो अर्निंग से ही चले हम जज कर सकते हैं, और तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा जो चेंज आया है, चेंज ओवर ओरिजिनल, ये जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा वो सबसे क्विकली प्राइवेट सेक्टर की तरफ गया है। इसका 10 आउट ऑफ 60 आएगा, इसका 15 आउट ऑफ 45 आएगा, और आखिरी वाले का 20 आउट ऑफ 80 आएगा, 20 आउट ऑफ 60 आएगा। ए ही होगा ना, क्योंकि ए की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आपने दिखाना है किसका स्लोएस्ट रेट ऑफ ट्रांजिशन है। सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी आ रही है? इसकी 2 आउट ऑफ 3 आ रही है, विच इज 66%। इसकी 1 आउट ऑफ 3 आ रही है, विच इज 33%। इसकी 1 आउट ऑफ 6 आ रही है, 1 आउट ऑफ 6 इज रफली 16%, 16.5%। ठीक है, और इसकी जो है जनाबे वाला वो 1 आउट ऑफ 7 आ रही है, तो 1 आउट ऑफ 7 जो है वो 1 आउट ऑफ 6 से भी कम है, तो इसका आंसर ए होगा।
इसकी परसेंटेज आप निकाल लें, सबसे कम होगी। रेट ऑफ ट्रांजिशन आप किस तरह निकाल रहे हैं? आप प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग्स देख रहे हैं कि 1995 में कितनी थी और फिर आप देख रहे हैं 2000 में कितनी है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री में प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग्स जो हैं वो कितने कितने से बड़ी हैं। ठीक है, तो इधर 10 से बड़ी हैं, इधर भी 10 से बड़ी हैं, इधर 15 से बड़ी हैं और इधर 20 से बड़ी हैं। इतने से अर्निंग्स इंक्रीज़ हुई हैं। अब ये जो 10 इंक्रीज़ हुई हैं, ये पिछली अर्निंग्स का कितना परसेंटेज है, ये निकाल रहे हैं हम। तो जिसका ये सबसे कम रेट आएगा, जिसकी ये सबसे कम परसेंटेज आएगी, उसका स्लोएस्ट ट्रांज़िशन है। अच्छा जी। Business woman sets up a charity to provide toys for young children, low-income families. चैरिटी में दे रही है। ए इस वजह से नहीं होगा, फ्री गुड वो होती है जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ना हो। अगर ये टॉयज़ बना रही है, बेशक वो बंदों को फ्री दे रही है, लेकिन उन टॉयज़ को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना। ठीक है जी, तो ये ए इसका आंसर नहीं होगा। हम्म, समंदर का पानी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसी तरह ये मेरिट गुड भी नहीं है कि उसके एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और अंडर कंज्यूम हो रही है। ये मेरिट गुड भी नहीं है, पब्लिक गुड भी नहीं है, राइवल होगी ये, जिस बच्चे को दे दी है वो उसकी हो गई। ये प्राइवेट गुड्स होंगी। ठीक है। अच्छा जनाबे वाला, ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट विल हैपन टू एन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इफ़ न्यू फर्म्स एंटर। नई फर्म्स के आने से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इट विल शिफ्ट टू द राइट। 5 का बी आंसर। जी। हम्म। हम्म। सर अभी तो आपने पेपर ही दो किए हैं ना, तो पहली बात तो ये कि दो पेपर से। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसमें जो अगले में, मिसाल के तौर पे दूसरे पेपर में अगर आपका डी है तो वो डी के लोअर एंड पे है या डी के अपर एंड पे है। अगर वो डी के अपर एंड पे था और ये सी के अपर एंड पे है तो चांसेस होते हैं कि ओवरऑल ग्रेड को आपको शिफ्ट कर सके, लेकिन आपकी इसकी जो वेटेज है ना ये सिर्फ 25% है। दूसरे वाले पेपर की 75% वेटेज है एएस के ग्रेड के लिए। तो ये बात भी जहन में रखें। इसमें आपको बिल्कुल अपर एंड में ए में लाना पड़ेगा अगर आप, और अज्यूमिंग कि वो आपका बहुत ख़राब हुआ है तो उसके ग्रेड को कोई ये अच्छा साइजेबल इफ़ेक्ट आए उसको मूव करने के लिए। इसकी वेटेज 25% है। अच्छा अगला क्वेश्चन जनाबे वाला है, डी डी वन शोज इनिशियल डिमांड कर्व पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी है। ठीक है, और अब जनाबे वाला क्या हो रहा है, क्वांटिटी उतनी ही है, कम प्राइस। अच्छा पहले मिसाल के तौर पे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए या किसी एक प्राइस पे ये ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, और दूसरा इसकी इलास्टिसिटी में भी डिफरेंस आया है। व्हाट वुड कॉज द कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी वन। अच्छा ये कर्व जो है ये इसका ये बैकवर्ड शिफ्ट क्यों आया है? तो वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स फॉर डिक्रीज इन डिमांड एंड वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स फॉर इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रनिंग, कॉस्ट की वजह से आपका सप्लाई में फ़र्क आता है। इंडिविजुअल कार राइजेस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी
गाड़ी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है, पेट्रोल और मेंटेनेंस, वो महंगी हो गई है। अच्छा, बाकी देखते हैं। और डिमांड इज इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। ये किस चीज़ की डिमांड है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो डिमांड, अच्छा नहीं, अगर इंडिविजुअल गाड़ियां रखनी महंगी हो गई हैं तो उस वजह से आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यहाँ पे कम हो रही है, तो ए नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह इंडिविजुअल को अगर बैन कर दें ड्राइविंग से तो अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बी भी नहीं हो सकता। प्राइस की वजह से अलोंग द डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, सी भी नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिक्लाइंस, उसकी वजह से डिमांड में कमी आ सकती है। तो इसका आंसर इस वजह से डी होगा कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई है तो उसी प्राइस पे अब कम लोग चाहेंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें। समझ आ गया इसकी सारी लॉजिक कि पहले तो ये कि ये डिक्लाइन इन डिमांड का केस है और फिर आगे वो फैक्टर्स जो हैं उनको जज करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? टू गुड्स एक्स एंड वाई हैव अ पॉजिटिव क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। एक्स और वाई की पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। तो वाई को अगर मैं क्विकली यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो जनाबे वाला वाई के हालात कुछ इस किस्म के हैं, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। अच्छा, डिमांड, अब क्या फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से गुड वाई की प्राइस इंक्रीज करेगी? गुड वाई की प्राइस कब इंक्रीज करेगी? या तो उसकी सप्लाई कम हो जाए या डिमांड ज़्यादा हो जाए। तो मुझे इनमें वो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनसे या तो सप्लाई कम हो रही है या डिमांड ज़्यादा हो रही है, या दोनों। अच्छा, अगर डिमांड गुड एक्स की इंक्रीज हो जाए, क्रॉस इलास्टिसिटी, तो गुड वाई की भी डिमांड इंक्रीज होगी? नहीं, वो तो ये है कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर गुड एक्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो इट कुड बी कि गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, और गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो गुड वाई की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और उससे तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसका बन सकता है लेकिन देखते हैं बाकी। द डिमांड फॉर गुड वाई विल डिक्रीज, नहीं 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 नहीं, हमने कौन सा फैक्टर देखना है? विच कॉजेज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो रिडक्शन इन प्राइस के लिए जनाबे वाला हमारी डिमांड बढ़नी नहीं, हमारी डिमांड कम होनी है। या सप्लाई बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए। दोबारा से देखें सवाल। दो गुड्स हैं एक्स और वाई, और इनकी पॉजिटिव क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड है और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये गुड वाई मैंने इसकी मार्केट ड्रॉ की है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है किस चीज़ की वजह से गुड वाई की प्राइस कम हो जाएगी। गुड वाई की प्राइस तब कम होगी या तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए या सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए। तो या तो सप्लाई इंक्रीज कर जाए या डिमांड डिक्रीज कर जाए। तो जनाबे वाला पहले फैक्टर की वजह से गुड एक्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी, और गुड एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो गुड वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक की अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो उससे प्राइस बढ़ जाएगी, रिड्यूस नहीं होगी गुड वाई की। ये आंसर नहीं हो सकता। गुड वाई की डिमांड अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से गुड वाई की डिमांड कम होने से गुड वाई की प्राइस कम हो जाएगी। गुड वाई की प्राइस कम होने से गुड एक्स, सॉरी, डिमांड फॉर गुड वाई अगर डिक्रीज कर जाए, नहीं यार, हद हो गई है, हद हो गई है, मैंने सारा सवाल गलत पढ़ा है। क्यों मुझे क्या हो रहा है?
चल दोबारा से देखें, मैं रुकें एक सेकंड। ये जनाबे वाला इसमें कह ये रहा है व्हाट विल बी एन इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड वाई, कि गुड वाई की अगर प्राइस कम हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा। नहीं, गुड वाई की अगर, सुन लें, गुड वाई की अगर प्राइस कम होगी उसकी कॉज नहीं पूछ रहा, उसका इफेक्ट पूछ रहा है कि गुड वाई की प्राइस कम हो गई है। अब इससे क्या होगा, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीज नहीं करेगी, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज करेगी, क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, तो एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। अगर प्राइस ऑफ गुड वाई जो है ये कम हो रही है तो डिमांड फॉर गुड एक्स जो है वो भी कम होगी, ठीक है। और जब डिमांड फॉर गुड एक्स कम होगी तो द प्राइस ऑफ गुड एक्स दैट विल डिक्रीज, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। आप ये कहेंगे कि गुड वाई की प्राइस कम हो रही है तो गुड वाई की डिमांड क्यों नहीं डिक्रीज हो रही, क्योंकि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, डिमांड कम नहीं होती, इस वजह से ये बी आंसर नहीं है इसका। और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में वी आर नॉट श्योर, डिमांड जब कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, इट विल मूव डाउन दी सप्लाई कर्व, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, which statement best describes the meaning of price elasticity of supply? How much supply changes when there is a change in price? ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारे पास है टेबल शोज चेंजेस इन ए कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स। अच्छा, इसकी इनकम कितनी हुई है, 20 से 24 हुई है। तो 20 से 24 होने का मतलब है 4000 इंक्रीज हुई है, 4000 इंक्रीज होने का मतलब है कि 20,000 में से 4000 हुई है तो 1/5 या 20% इंक्रीज हुई है। अब 20% इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो इधर किस गुड पे इसकी अमाउंट स्पेंट जो है वो 20% से इंक्रीज हुई है, या इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो किस गुड पे इनकम जब 20% से चेंज हुई है तो किस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% से ज़्यादा से इंक्रीज हुई है जी। अच्छा जी, तो हमने ये देखना है कि किस गुड की अमाउंट स्पेंट उस पे जो है वो 20% से ज़्यादा से इंक्रीज हुई है, तो ये इधर होगा, क्योंकि 200 का 20% होता है 40, 200 का 10% होता है 20, तो 20% होता है 40। तो यहाँ क्योंकि जो चेंज इन एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मोर देन 40, तो इधर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% से ज़्यादा है, और इस केस में आपकी YED जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 1.0, सो इट वुड बी Z ओनली। पहला केस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उधर इनकम स्पेंड कम हुई, मतलब आपने आपकी इनकम बढ़ी है, आपने वो चीज़ ख़रीदनी कम कर दी है, तो ये तो स्ट्रेट अवे इन्फीरियर गुड है। अच्छा, इसमें आपकी कोई चेंज ही नहीं आया तो ये आपकी परफेक्टली इनएलास्टिक है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इधर आपका चेंज तो आ रहा है लेकिन दिस चेंज इज़ लेस देन 20%, तो YED आपकी लेस देन 1 आएगी। आखिरी केस में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आ रहा है दैट इज़ मोर देन 20%, तो आपकी YED मोर देन 1 आएगी। अच्छा जी, डायग्राम शोज मार्केट फॉर कोको विच इज़ अ नॉर्मल गुड, इनिशियली मार्केट इक्विलिब्रियम एक्स पे है, PE और है, इनिशियल मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम PE एंड QE। अच्छा, S1 और D1 के इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पे आ गया,
अब जनाबे वाला इनिशियल इक्विलिब्रियम से क्या चेंज आ रहा है, मेरी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है और डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। आई एम लुकिंग फॉर अ फैक्टर विच कॉजेज अ डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड। सप्लाई की डिक्रीज का फैक्टर और डिमांड की इंक्रीज का फैक्टर। अच्छा, पहले वाला जो है इसमें डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी ऑफ कोको, इसकी वजह से डिमांड कम होगी, इस वजह से ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। डिक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, ये हो सकता है इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी। एंड डिक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम, इससे डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कोको प्रोड्यूसर्स, इससे भी आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो हमें सप्लाई इंक्रीज़ नहीं, हमें सप्लाई डिक्रीज़ वाला फैक्टर चाहिए। तो ये सी भी नहीं हो सकता, डी ही बचा है। और सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और अगर टैक्स इस पे ज़्यादा लगा देंगे तो उससे सप्लाई कम होगी। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो हम ढूंढ रहे थे। ठीक, गुड। अच्छा जी, गुड एक्स एंड गुड वाई कॉम्प्लीमेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। गुड एक्स, अगर गुड वाई की सप्लाई इंक्रीज होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड वाई की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइट। उसकी वजह से गुड वाई की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा ही है। गुड वाई की प्राइस होने से कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, सुने सुने, कॉम्प्लीमेंट के केस में आपकी एक्सीडी जो है वो पॉजिटिव होती है, नहीं एक्सीडी नेगेटिव होती है। एक की प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, चीनी महंगी हो तो चाय की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी एक्सीडी नेगेटिव है, इसका मतलब है अगर वाई की प्राइस कम हुई है तो एक्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज करेगी, अगर एक्स की डिमांड इंक्रीज करेगी तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज करेगी और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्योंकि किसी भी सप्लाई डिमांड की मार्केट में जब आपकी डिमांड इंक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा, समझ आ गया। अच्छा, इसमें अगेन की जो थी वो ये रियलाइज़ करना कि एक्ससीडी है तो एक्ससीडी की वजह से एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड सो ऑन। अच्छा, व्हाट इज़ जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द एडवांटेजेस प्राइस मैकेनिज्म एज ए रेशनिंग डिवाइस, ठीक है। इंश्योर्स गुड्स आर एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद वांट्स, नहीं सर, खाली वांट्स से काम नहीं चलता, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इट इंश्योर्स सप्लायर्स कैन नॉट मेक एक्सेसिव प्रॉफिट्स, नहीं जी, एक्सेसिव प्रॉफिट्स भी बन जाते हैं, ज़्यादा डिमांड होगी तो उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या, नो वन कैन बी कंज्यूमिंग विलिंग एंड एबल टू पे द मार्केट प्राइस, ठीक है, ये हो सकता है। द एलोकेशन डिटरमिन्ड बाय कंज्यूमर्स वेल्थ, नहीं खाली वेल्थ से नहीं, उनकी वेल्थ और वांट इसके कॉम्बिनेशन से होता है, तो ये भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, तो मेरी गाड़ियों की डिमांड नहीं होगी, ठीक है। पहली बात सही नहीं थी, दूसरी बात सही है। अच्छा, diagram shows a comparative market in equilibrium with price P, quantity Q sold। अच्छा, प्राइस P है, क्वांटिटी Q है, विच एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोड्यूसर सरप्लस। ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि जनाब वाला ये वाला एरिया जो है ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है और ये वाला एरिया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो जनाब वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका PUW, ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। लेकिन अब बात यह है कि उसने ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं कि उसमें से ढूंढना है कि ये वाला कौन सा बन रहा है।
तो हमारा पहली बात तो ये कि पी यू डब्ल्यू जिस ऑप्शन में बच रहा है आंसर में, वो वाला आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब वो क्या कह रहा है, पी डब्ल्यू ओ पी डब्ल्यू क्यू माइनस ओ यू डब्ल्यू क्यू। हाँ जी, वो इस तरह से कह रहा है कि आप लें जनाबे वाला ये पूरा, सर बस शौक अपने अपने, क्या कह सकते हैं। और इसमें से जनाबे वाला जो रेड वाला अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड वाला ये आपने माइनस कर देना है। इस सर सब्र रखें ना, ये जो पूरा ब्लू वाला था ना, उसमें से ये आप रेड वाला माइनस कर दें तो जनाबे वाला आपका प्रोड्यूसर सरप्लस बच जाता है। इस बात को एग्री कर रहे हैं आप? तो ये पूरा जो ब्लू वाला था वो ओ पी डब्ल्यू क्यू है। ओ पी डब्ल्यू क्यू में से ओ यू भी था यहाँ पे कहीं, यू कहाँ था, यहाँ पे यू था कहीं, रुकें यू निकालते हैं, यू कहाँ छुप गया, ये रहा यू। ठीक है, तो जनाबे वाला ऑप्शन ए आंसर है बाय द वे। गलत किया था, ये यहाँ पे यू है, तो ये ओ पी डब्ल्यू क्यू, इसमें से ये ओ यू डब्ल्यू क्यू ये माइनस कर दें तो पीछे आपका पी यू डब्ल्यू बच जाता है। इस वजह से ऑप्शन ए आंसर होगा। समझ आ गया? अच्छा, द गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम प्राइस बिलो द मार्केट, मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा? नहीं सर, उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो कीमत मिल रही थी उनको अब उससे भी कम मिलेगी। नहीं, इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम। हाँ तो यही होगा ना, बेशक हमने हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो हाँ ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। सम सर ये बी स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट हमने नहीं बतानी, बी सी और डी तीनों ट्रू हैं। भाई मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर जिनके पास होगा वो ब्लैक बेचेंगे। ये जो आपके टिकट्स में क्या होता है वर्ल्ड कप वगैरह के, वो पहले कोई वो 10-15 खरीद लेता है, जाना उसने होता नहीं, जाना तो अकेले ने मैच देखना, या अकेले ने भी नहीं जाना, फिर वो महंगे महंगे बेचता है। या आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ कही कि मार्केट में ये है, ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, गवर्नमेंट ने राशन बांटा जी के वो ये सैलाब ज़दगान जो है इनमें हम राशन बांट रहे हैं, तो क्योंकि चीज़ें महंगी हैं तो इनको हम सस्ती दे रहे हैं, तो वो अब शॉर्टेज है क्योंकि प्राइस उन्होंने इक्विलिब्रियम से बिलो रखी हुई है कि इनको फ़ायदा हो जाए। वो क्या करते हैं, सस्ती चीज़ पे ख़रीद लेते हैं, फिर वो जिनको नहीं मिला होता उनसे कहते हैं अगर चाहिए तो हमसे महंगा ले लो। ठीक है, ये होता है। पैनाडॉल मार्केट में शॉर्ट हुई हुई है, तो पैनाडॉल किसी ने रखी हुई होगी, वो कहेगा 10 रुपए का पत्ता है, मुझसे 20 रुपए में ले लो। ठीक है, मार्केट में शॉर्ट क्यों हुई? यार उन्होंने रोकी थी, अब पता नहीं कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने रोकी थी, उन्होंने प्राइस इंक्रीज मांगा था, उन्होंने प्राइस इंक्रीज मांगा था, गवर्नमेंट ने दिया नहीं। अब ये भी एक वो बड़ा डायलेमा सा है, कुछ बात करो तो लोग कहते हैं जी आप इनसेंसिटिव हो रहे हैं। यार एक बात है, आपके बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, आपकी इस सोसाइटी में आसपास इन्फ्लेशन है, आपने जो फ्यूल यूज़ करना है वो महंगा हो रहा है, जो आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है वो महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, जितनी भी आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं हर चीज़ महंगी हो रही है, लेबर की आपने तनख्वाहें जो है वो भी बढ़ानी है, और जो चीज़ बेच रहे हैं उस पर उनको कह रहे हैं कि नहीं ये आपने महंगी नहीं बेचनी। तो पाकिस्तान से बहुत सारी फार्मा कंपनीज जो है उन्होंने बिजनेस वाइंड अप किया है पिछले सालों में, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट्स के चक्कर में उनको वो प्राइस रेज ही नहीं देते थे, बल्कि ये पाकिस्तान में एक इदारा है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, उसकी भी ऐसी फजूल फजूल हरकतें हैं ना, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तो जनाबे वाला वो हुआ क्या है कि
आपके उन्होंने ये प्राइस रेज मांगते थे, वो प्राइस रेज देते नहीं थे, ठीक है, लटकाते थे या नहीं। बीच में कुछ फार्मा कंपनीज ने ये किया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हम कीमत बढ़ा रहे हैं, नहीं प्राइस रेज देते ना, महंगी बेच रहे हैं, कर लो जो करना है। वो इवेंचुअली ड्रैप ने फिर मजबूर होकर कहा कि चलो ठीक है हम इनको प्राइस रेज दे रहे हैं, ठीक है। तो तो अब और दूसरा सोचने की भी बात है ना यार, कि आप कैसे किसी इंडस्ट्री को ऐसे मजबूर कर रहे हो। मैं आपकी जानमाज़ें बेचते हो आप, मैं कहूँ कि आप जानमाज़ 10 रियाल की नहीं 5 रियाल की बेचोगे, या आपकी 10 रियाल कीमत है ना आज, तो आप बस अब 10 रियाल की बेचोगे। आप 5 साल बाद दोबारा हो, मैं कहूँ नहीं आपने 10 रियाल की बेचनी है। आप 10 साल बाद आओ, मैं कहूँ नहीं आपने 10 रियाल की बेचनी है। ओ भाई क्यों? ठीक है। वो आगे से ये कहते हैं जी कि लोगों का वो है, लोगों के ऊपर वो दवाइयों का बोझ आता है। तो आप ये भी तो देखें आपकी सोसाइटी में इन्फ्लेशन कितने चल रही है। वो इन्फ्लेशन से उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाए और उनकी आगे प्राइस में आप उनको इतने इंक्रीज़ ना दें, तो वो कैसे बिज़नेस करेंगे? कोई भी बिज़नेस कैसे एग्ज़िस्ट करेगा? बहरहाल थी इनकी कोई लॉजिक, कर रहे थे। उन्होंने भी फिर वो आके कह दिया कि हम नहीं बनाते। अच्छा, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हैज़ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 20,000 तक की आपकी इनकम में कोई टैक्स नहीं है और 20,000 से ऊपर इनकम है तो फ्लैट 20% टैक्स है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्स होगा ना। 20,000 से ऊपर की जो इनकम है, प्रोग्रेसिव तब होता अगर आप कहते हैं कि 20,000 से 25,000 तक इतना टैक्स है, 25,000 से 30,000 तक इतना टैक्स है, 30,000 से 50,000 तक इतना टैक्स है। वो स्लैब्स अगर आप बना लेते तो प्रोग्रेसिव होता, और स्लैब्स में आपके रेट इंक्रीज कर रहे होते। कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि 20 से 30 अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 20% टैक्स है। अगर आपकी 30 से 40 इनकम है तो आपके ऊपर 30% टैक्स है। अगर आपकी 40 से 50 इनकम है तो आपके ऊपर 70% टैक्स है, सो ऑन। तो ये टैक्स रेट्स आपके इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर ये हो तो आपका प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन अगर ऊपर वाली इनकम पे फ्लैट एक रेट आपने फिक्स कर दी है कि बस इतने परसेंट टैक्स होगा, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। ठीक है जी, 15 का आंसर सी होगा। नहीं, 15 का इन्होंने ए क्यों दिया हुआ है? मार्किंग स्कीम में इन्होंने ए क्यों लिखा हुआ है? ये तो प्रोपोर्शनल टैक्स है। वो वही होता है, वो वही होता है, वो वही होता है कि आपका परसेंटेज फिक्स होती है। प्रोपोर्शनल टैक्स में यही होता है, इसका प्रोपोर्शनल टैक्स आंसर है। W1812 चेक करें जरा मार्किंग स्कीम। 15 का ए गलत है, गलत है, स्ट्रेट अवे गलत है। ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। 20,000 से ज़्यादा जो इनकम आपकी होगी उस पर आपका प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स तब होता है अगर आपकी टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती जाए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। ये पता नहीं मैंने किस चक्कर में लिखा है प्रोग्रेसिव, गलत है। ठीक है जी, आगे चलें जी। इजिप्ट रिड्यूस्ड सब्सिडीज फॉसिल फ्यूल सच एज गैसोलीन एंड डीजल। डायग्राम शोज इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है एक्स पे है, फिर उन्होंने क्या किए, सब्सिडीज कम की हैं। सब्सिडीज कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऐसा ही है ना। तो अगर इनिशियली एक्स पे थे, सब्सिडी कम की है, तो ये S2 पे आ जाएंगे। बी आंसर होगा। यही किया था आपने। प्राइस नहीं, कॉस्ट ज़्यादा होगी। अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। आपने अब अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, किसी बच्चे ने खाली इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो तो चलो मैं उससे थोड़ी बहुत मान भी लूँ उसकी। जिसने बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ी हुई और फिर वो कहे कि कॉस्ट और प्राइस एक ही चीज़ होती है, उसको तो। सर आपके लिए कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई कम होगी। सेलिंग प्राइस देखें, मेरी कॉस्ट अब ये जो GSK वाला केस हमने अभी डिस्कस किया, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही थी।
लाजमी नहीं है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ करने से आप ये भी इंक्रीज़ करें, प्राइस भी इंक्रीज़ करें। अच्छा, अच्छा। आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, आप सप्लाई कम कर देंगे, आप प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस आपने इंक्रीज़ की तो डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी। तो देयर आर वेरियस एग्ज़ाम्पल्स जो जिससे आप कह सकते हैं जी कि कॉस्ट इंक्रीज़ होने का लाज़मी मतलब नहीं है कि प्राइस इंक्रीज़ होगी। अच्छा बहरहाल ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों करते हैं? ट्रांसफ़र रिमूव्स नीड फॉर स्टेट सब्सिडीज़। एक्टिविटी फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिविटी ही तो नहीं हो रही। बगैर एक्टिविटी के आप पैसे दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको स्टेट सब्सिडीज़ नहीं देनी पड़ेंगी। नहीं, सब्सिडी का फ़ायदा सबको होता है। मिसाल के पेट्रोल पे या उस पे वो दी हुई है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आप उनको देते हैं जो कमा नहीं सकते। ठीक है? तो बच्चे होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं, शुहदा वगैरह होते हैं, उनको पेमेंट्स देते हैं एटसेट्रा। तो सब्सिडी सबको दे रहे होते हैं आप। तो सब्सिडी का एक अलग मकसद है, ट्रांसफ़र पेमेंट का एक अलग मकसद है। तो सी आंसर नहीं हो सकता। सीलिंग लेवल ऑफ इनकम अक्रॉस दी, नहीं सीलिंग भी नहीं आती है इससे। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं ट्रांसफ़र पेमेंट मिसाल के तौर पर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 30,000 रुपये महीने दे रहा हूँ, तो अब सब लोग जो है वो सोसाइटी में बस 30,000 रुपये इनकम देंगे। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इनका आपस में। तो ए आंसर होगा। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू ऑल्टर द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिन लोगों को इनकम नहीं मिल रही होती गवर्नमेंट उनको दे देती है, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो चेंज हो रही होती है। अच्छा जी, देयर हैव बीन रीसेंट कॉल्स फॉर द यूके गवर्नमेंट टू नेशनलाइज इट्स रेलवे। अच्छा जी, क्यों नेशनलाइज नहीं करेंगे? हम्म, नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि नेशनलाइज करें, किस वजह से इनको नेशनलाइज नहीं करना चाहिए? हम्म, पहली तीनों बातें तो ठीक हैं कि अगर रेलवे कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा टिकट के पैसे ले रहे हैं, कर दो नेशनलाइज। ये आंसर नहीं हो सकता। रेलवे कंपनीज जो है वो मोनोपोली बना के एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, कर दो नेशनलाइज। ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक नेशनल इंटेग्रिटी या कोर टू द इकोनॉमी एक वो सर्विस है, नेशनलाइज कर दें, ठीक है, कर देना चाहिए। ये भी आंसर नहीं हो सकता। शुड बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक गुड, शुड बी क्यों? फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, किसने कहा कि और पब्लिक गुड होगी? हाँ, डी ही आंसर है। और दूसरा ये कि जब आप वो कर भी लेंगे नेशनलाइज, टिकट तो चार्ज करेंगे ना, मुफ्त में थोड़ी सफ़र करेंगे लोग। किसी चीज़ की वो नहीं होता टिकट ट्रेन पे पूरे मुल्क में। नहीं, लग्जमबर्ग में आप कह रहे हैं कि ट्रेन का कोई टिकट होता ही नहीं है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो होती हैं ज़्यादातर नुकसान में ही होती हैं, लॉस मेकिंग ही होती हैं। अच्छा जी, बस दो सवाल और करके किसका मैच है? यार वो डॉन पे मैच खबर पड़ रहा था, वो पाकिस्तान रेडी टू बाउंस बैक अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मतलब शर्म करो यार। इधर हम्म, मैंने पाकिस्तान की बैटिंग बस एंड से देखी थी, जो 15 से 20 ओवर तक था ना। यार यार इतना इतना नहीं होना चाहिए ना क्लोज मार्जिन। वो ले आए थे 50-50 मैच था। ऐसा मैच जीत भी जाए तो कोई ख़ास शाबाश नहीं है, दोनों की इक्वल परफॉर्मेंस थी। और वो हाँ, उन्होंने नो बॉल वाला वो गंद किया एक, लेकिन आप और भी थोड़ा कर लेते हैं।
हम्म 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 यार वो बड़ा अनलकी आउट हुआ ना वो ग्लव पे। हाँ हाँ, वो मुंह बचाते बचाते वो बाउंसर भी इतना बाउंस भी नहीं हुई खास। यार नहीं, आसिफ अली उससे अफरीदी से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अफरीदी तो बहुत ज़्यादा लारा लप्पा था। ये मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं आराम से। अफरीदी पे तो कोई पता ही नहीं था। कौन सी टीम के लिए खेलता था? ओ भाई, कौन सी टीम के लिए खेलता था? किसी टीम के लिए नहीं खेलता था वो। हाँ, तो ये टीम के लिए खेलना थोड़ी होता है। टीम के लिए खेलना ये होता है कि आओ आप डिफेंड करो। वो सेल्फ ग्लोरी के लिए खेलता था कि बस मेरे रन बन गए, छक्के लग गए तो लग गए। टीम के लिए तो खेलना ये होता है कि टीम को जैसे ज़रूरत है, अभी तेज़ खेलने की ज़रूरत है, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत है, अभी रिस्क नहीं लेने की ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से मोल्ड करो। पर्सनल ग्लोरी ये होती है जी कि मेरी एक वो प्रेस्टीज बनी हुई है कि मैं आता हूँ और बल्ला घुमाता हूँ और हर दफ़ा यही करके चला जाता हूँ। लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। तो ये वो करता था। मुझे तो बहुत उस पे गुस्सा था कि इतने अरसे तक जो उसको टीम, पहले वो बैटिंग में चला नहीं, फिर उसने वो बॉलिंग थोड़ी डेवलप कर ली, तो ये बहाना मिल गया जी कि वो बॉलिंग तो कर लेता, तो बॉलिंग तो कर। जगह ज़ाया की एक बंदे की। जगह के अलावा कल्चर में जो वो मसले आए हैं टीम में, वो अलग मसले हैं। बहरहाल छोड़ें यार, अब चले गए जाने दे। हम्म वो बस आप जैसों के लिए ही खेलता था। आपको मज़ा आता था तो वैसे उसके फैंस थे। वो आपको खुश करके जाता था। अच्छा जी, AD1 से AD2 पे जा रहे हैं आप। तो AD2 पे आप क्यों जाएंगे? एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं रिलेटिवली और इंपोर्ट्स रिलेटिवली ज़्यादा हो गई हैं। इससे भी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। बजट सरप्लस आपने कम कर दी है। बजट सरप्लस कम करने का मतलब ये है कि टैक्सेशन आपने कम की है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने बढ़ाई है। इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। आप कहेंगे कैसे? टैक्स लगने से ये जो एडी है आपकी, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो आपका है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स इसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करता है, इसका ऑपोजिट है। तो अगर आप टैक्स कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। दूसरा, टैक्स कम करने से डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेंगी और वो इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा कैपिटल एसेट्स लेंगे, उनसे भी एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे बजट सरप्लस कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से ये, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा जी, टेबल शोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करंट प्राइसेस 2014, CPI 120 हो गया करंट प्राइसेस। तो ये आपका विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। ये रियल जीडीपी में इंक्रीज है। मनी नेशनल आउटपुट डिक्रीज्ड बाय 10%। नहीं, मनी नेशनल आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 20%। हाँ, नॉमिनल वैल्यू जो है वो 20% से इंक्रीज कर गई है, 100 से 120 हो गया। रियल, नहीं एक सेकंड, 20 का सी कह रहा, रुके मैंने क्या गलती की है? अच्छा ये, एक सेकंड, 2014 से 2015 में। अच्छा, सीपीआई से अगर मैं इन्फ्लेशन निकाल लूँ, इन्फ्लेशन आपकी हुई है 20%। ठीक है। और करंट प्राइसेस पे नॉमिनल प्राइसेस में जो आपका आउटपुट बढ़ा है वो 10% बढ़ा है। ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि आपका रियल नेशनल आउटपुट जो है वो कम हुआ। रियल नेशनल आउटपुट जो है वो आपको लग रहा है कि 110 हो गया, लेकिन अगर इस 110 को मैं बेस ईयर की प्राइसेस में लूँ तो ये होगा 100/120। ये कितना आता है 110 इंटू 100/120? 100/120। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेशनल जो रियल आउटपुट है आपका वो कम हो गया। ठीक है जी, 110 इंटू 100/120 इंटू 100/120 वाला 91.66% बन रहा है, 92%। तो ये 92 पे अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि रियल नेशनल आउटपुट जो है वो आपका कम हुआ। मनी नेशनल आउटपुट जो है वो आपका 10% से इंक्रीज़ किया। ये सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो आउटपुट नहीं है, मैंने शुरू में गलत कह दिया था। अच्छा, बाकी अगले सेशन में देखते हैं। ये आपने अब क्या करके आना है, आपने